नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक्स का अध्ययन किए थे, तो उसी टॉपिक से आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, और वीडियो देखने के बाद इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिख कर याद करें। लिखने से क्या होगा कि आप लोगों को अच्छा से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कोलोइडी विलयन का वर्गीकरण। तो कोलोइडी विलयन को हम लोग कैसे विभाजित किए हैं, कैसे डिवाइड किए हैं, तो उसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो कोलोइडी विलयन को हम लोग परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर कई भागों में बांटे हैं, जो इस प्रकार है। देखते हैं। फर्स्ट है, यानी कि ऊपर में लिखा हुआ है परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम, इसका सामान्य नाम और उदाहरण। अगर परिक्षेपित प्रावस्था सॉलिड हो और प्रक्षेपण माध्यम भी सॉलिड हो, यानी कि दोनों ठोस हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जाम्पल में रंगीन रत्न तथा कांच। अगर पूछा जाएगा कि कांच किस कोलोइडी विलयन का एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है, तो कांच किसका उदाहरण हो जाएगा? सॉलिड सोल। या ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि सॉलिड सोल या ठोस सोल किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? ठोस हो, यानी सॉलिड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस सोल या सॉलिड सोल कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो रंगीन रत्न तथा कांच हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था सॉलिड हो, यानी कि ठोस हो, तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? लिक्विड यानी द्रव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कीचड़ वाला पानी। अगर ये पूछा जाए कि सॉल क्या है या सॉल को परिभाषित करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था ठोस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो उसे हम सॉल कहेंगे, जैसे कीचड़ वाला पानी। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था ठोस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोसॉल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, यानी कि धुआं, धूलभरी आंधी। अगर पूछा जाए कि एरोसॉल क्या है, तो एरोसॉल का आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था ठोस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोसॉल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा और धूलभरी आंधी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था द्रव हो, यानी लिक्विड हो, तथा प्रक्षेपण माध्यम भी क्या हो? लिक्विड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इमल्सन, यानी कि पायस कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, यानी कि दूध हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि इमल्सन क्या है, तो मेरा आंसर होगा क्या कि जब परिक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रावस्था दोनों द्रव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पायस कहेंगे या इमल्सन कहेंगे। फिर से बोलते हैं कि इमल्सन क्या है, तो इमल्सन उसे कहेंगे जब परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? लिक्विड हो, यानी कि द्रव हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे इमल्सन या पायस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था द्रव हो तथा प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चीज, जेली, शू पॉलिश। अगर ये पूछा जाए कि जेल क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था क्या हो? द्रव हो तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस हो, तो उसे हम जेल कहेंगे।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो चीज़ यानी कि पनीर हो जाएगा, शू पॉलिश यानी कि जूता पॉलिश करने वाला हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया कि पनीर किस क्लोराइड विलयन का उदाहरण है, तो पनीर या शू पॉलिश यानी कि जूता पॉलिश किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार अगर दूध के बारे में पूछ दिया है कि दूध किस क्लोराइड विलयन का उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण होता है, इमल्सन का होता है यानी कि पायस का होता है। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था द्रव हो तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड एरोसोल कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुहासा, कीटनाशक, स्प्रे। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि द्रव एरोसोल क्या है, तो आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था द्रव हो तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, तो उसे हम लिक्विड एरोसोल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुहासा, कीटनाशक, स्प्रे। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था क्या हो, ठोस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम जब प्रक्षेपित प्रावस्था क्या हो, गैस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, ठोस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबर। अगर ये पूछा जाए कि सॉलिड फॉर्म क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था गैस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबर। अगर पूछा जाए कि रबर किस क्लोराइड विलयन का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म का। नेक्स्ट है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था गैस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोम कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉप यानी कि सॉप फोम यानी कि साबुन का फेन। अगर पूछा जाए कि फोम क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि जब परिक्षेपित प्रावस्था द्रव हो तथा प्रक्षेपण जब परिक्षेपित प्रावस्था गैस हो तथा प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोम कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोप फोम यानी साबुन का फेम। क्या हो जाएगा, साबुन का फेम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच जुड़ाव के प्रतिकृति के आधार पर क्लोराइड विलयन को कैसे बांटा गया है। तो परिक्षेपित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के बीच जुड़ाव के प्रकृति के आधार पर हम लोग क्लोराइड विलयन को निम्न भागों में बांटे हैं। फर्स्ट है लायोफिलिक क्लोराइड यानी कि द्रवरागी क्लोराइड, और सेकेंड है लायोफोबिक क्लोराइड यानी कि द्रव वैरागी क्लोराइड। तो लायोफिलिक क्लोराइड किसे कहते हैं, तो द्रवरागी क्लोराइड। तो लायोफिलिक क्लोराइड किसको कहते हैं, द्रवरागी क्लोराइड किसे कहते हैं, तो नाम से क्लियर है कि द्रव यानी कि लिक्विड, रागी मतलब होता है प्यार करने वाला। यानी कि लायोफिलिक क्लोराइड, लायो प्लस क्या हो जाता है, लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला। यानी कि वैसा क्लोराइड विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह दर्शाता है, उसे हम द्रवरागी क्लोराइड कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्रवरागी क्लोराइड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि वैसा क्लोराइड विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति क्या करता है, स्नेह दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रवरागी क्लोराइड कहेंगे या लायोफिलिक क्लोराइड कहेंगे। द्रवरागी क्लोराइड एक अस्थायी क्लोराइड होता है। यानी कि द्रवरागी क्लोराइड क्या है, अस्थायी क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि लायोफोबिक क्लोराइड क्या है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव वैरागी क्लोराइड। यानी कि द्रव यानी कि लिक्विड, वैरागी मतलब जो स्नेह नहीं दर्शाता है। तो जब परिक्षेपित प्रावस्था का कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह नहीं दर्शाता है, तो इस प्रकार के क्लोराइड विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव वैरागी क्लोराइड या लायोफोबिक क्लोराइड कहेंगे। लायोफिलिक क्लोराइड किसे कहते हैं, तभी हमने जस्ट बताया कि जब परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह दर्शाता, तो उसको हम लोग लायोफिलिक क्लोराइड कहेंगे यानी कि द्रवरागी क्लोराइड कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका अपोजिट होता है कि जब परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह नहीं दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव वैरागी क्लोराइड कहते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। तो देखते हैं द्रवरागी एवं द्रववैरागी कोलॉइड में अंतर। तो इसका अंतर देखते हैं। फर्स्ट है कि द्रवरागी कोलॉइड में परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह दर्शाता है, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड में प्रक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह नहीं दर्शाता है। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह दर्शाता है, लेकिन लायोफोबिक में यानी कि द्रववैरागी कोलॉइड में परिक्षेपित प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के प्रति स्नेह नहीं दर्शाता है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकेंड डिफरेंस यह है कि द्रवरागी कोलॉइड अस्थायी कोलॉइड होता है, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड एक अस्थायी कोलॉइड होता है। सेकेंड डिफरेंस था। थर्ड डिफरेंस है द्रवरागी कोलॉइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। फोर्थ डिफरेंस है कि द्रवरागी कोलॉइड का प्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाया जा सकता है। जब परिक्षेपित प्रावस्था के कण को प्रक्षेपण माध्यम में हिलाया जाता है तो द्रवरागी कोलॉइड का निर्माण होता है, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाया जा सकता है। फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस है कि द्रवरागी कोलॉइड में कार्बनिक वस्तुओं से बना सकते हैं, यानी कि द्रवरागी कोलॉइड को कार्बनिक वस्तुओं से बना सकते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद इत्यादि, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड को धातु के सल्फाइड से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है चूँकि द्रवरागी कोलॉइड क्या है, अस्थायी सॉल्ट होता है, अतः इसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि द्रववैरागी कोलॉइड एक अस्थायी सॉल्ट होता है, अतः इसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के प्रकृति के आधार पर कोलॉइडी विलयन का वर्गीकरण। तो परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के प्रकृति के आधार पर कोलॉइडी विलयन को इस प्रकार विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, आज सेकेंड है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इस प्रकार का कोलॉइड वैसे कणों से मिलकर बना होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर पूछा जाए कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या है तो इसका आंसर होगा कि वैसे कोलॉइड जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गोल्ड सॉल्ट छोटे छोटे सोना के परमाणु से मिलकर बना होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। सेकेंड है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या है, तो इस प्रकार का कोलॉइड वैसे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। उदाहरण के तौर पर प्रोटीन, स्टार्च इत्यादि, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। अगर ये पूछा जाए कि माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या है तो इसका आंसर होगा वैसे कोलॉइड जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो उसे हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट है सल्फर सॉल्ट, यानी सल्फर सॉल्ट S8 अणुओं से मिलकर बना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सल्फर सॉल्ट कितने अणुओं से मिलकर बना होता है, तो S8 अणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लेजिंग एक्शन ऑफ सॉप, यानी साबुन द्वारा धुलाई की विधि। तो साबुन द्वारा धुलाई की विधि को देखते हैं। देखिए इधर जो कार्बन है, कार्बन जो डॉट डॉट जैसा दिखाया जाता है वो हाइड्रोफिलिक यानी कि जल बैरागी होता है। आप लोगों को पता है कि जल बैरागी किसे कहते हैं, जो जल से क्या करता है, स्नेह नहीं दर्शाता है। इधर जो है जो C से लेके है Na तक, यानी कि वो कौन सा पार्ट हुआ, जलरागी, यानी कि यह क्या होगा, जल के प्रति स्नेह दर्शाता होगा। तो देखते हैं सोडियम स्टीअरेट का हाइड्रोकार्बन भाग जल बैरागी होता है, जबकि ध्रुवीय भाग क्या होता है, जलरागी होता है। जब इसको जल में रखा जाता है तो हाइड्रोकार्बन भाग जल से दूर भागता है तथा सभी का पूंछ एक जगह एकत्रित हो जाता है, जैसा कि फिगर में जब दिखाया गया है कि हाइड्रोकार्बन भाग एक जगह एकत्रित है और ध्रुवीय भाग क्या है, एक दूसरे से दूर है। उस पर सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे से क्या है,
दूर है, तथा सभी का पुंज एक जगह एकत्रित हो जाता है, जबकि ध्रुवीय भाग जल की ओर आकर्षित होता है तथा उन पर ऋण आवेश के कारण वे क्या है, एक दूसरे से नहीं मिल पाता है तथा दूर भागते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कपड़ा में सामान्यतः गंदगी तैलीय पदार्थ होता है, यानी कि कपड़ा में जो गंदगी होता है, मैल होता है, वह क्या होता है, तैलीय पदार्थ होता है। चूँकि तैलीय पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अतः जल गंदगी को निकालने में सक्षम नहीं होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाता है। यह साबुन या डिटर्जेंट सोडियम स्टीयरेट रखता है, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया। ये जो है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, यह साबुन या डिटर्जेंट में होता है। जो हाइड्रोफोबिक भाग है वह कार्बनिक होता है, जो जल से दूर भागता है। और जो सी से लिखा हुआ है Na तक, वह है ध्रुवीय भाग, जो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जलरागी होता है। तो कार्बनिक जो भाग है वह क्या करता है, गंदगी से जुड़ जाता है, और जो जलरागी है यानी हाइड्रोफिलिक है, वह क्या करता है, जल से जुड़ जाता है। तो पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाता है, या साबुन या डिटर्जेंट में सोडियम स्टीयरेट रखता है, तो हाइड्रोकार्बन भाग गंदगी से जुड़ जाता है तथा ध्रुवीय भाग जल में घुलनशील हो जाता है। ध्रुवीय अणु के आयनों के बीच विकर्षण होने के कारण तैलीय पदार्थ छोटे छोटे बूंद में विखंडित हो जाता है। इस घटना को हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं, यानी कि बड़ा अणु को छोटे छोटे खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण या पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अगर पूछा जाए कि साबुन द्वारा धुलाई की क्रिया विधि को लिखे, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि इसे अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, या पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलॉइड। तो एसोसिएटेड कोलॉइड समझने के लिए कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जो अपने आयनों में घुले या गले अवस्था में विखंडित हो जाता है, उसे हम अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर पूछा जाए कि अपघटय क्या है या इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इसका आंसर होगा वैसा वस्तु जो अपने आयनों में घुले या गले अवस्था में विखंडित हो जाता है, तो उसे हम अपघटय कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या अपघटय दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल अपघटय, और दूसरा होता है दुर्बल अपघटय। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वैसा अपघटय जो अपने आयनों में पूर्णतः विखंडित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल अपघटय, यानी कि जो पूर्ण रूप से टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, उसे हम प्रबल अपघटय या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। देखिए यहाँ पर है NaCl है, या Na+ और Cl- है, पूर्ण रूप से टूट चुका है। दूसरा है KCl जो K+ और Cl- में टूटा हुआ है, जो पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। नेक्स्ट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वैसा अपघटय जो अपने आयनों में पूर्णतः विखंडित नहीं होता, उसे हम दुर्बल अपघटय कहते हैं। जैसे में CH3COOH, देखिए यह H+ में है और CH3COO-, यानी यह पूर्ण रूप से विखंडित नहीं है, आंशिक रूप से विखंडित है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल अपघटय कहेंगे। कि कुछ वस्तु अपने कम सांद्रण पर प्रबल अपघटय की तरह व्यवहार करता है, परंतु अपने उच्च सांद्रण पर एक जगह इकट्ठा होकर कोलॉइड का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम एसोसिएट कोलॉइड कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि एसोसिएट कोलॉइड क्या है, तो इसका आंसर होगा कि कुछ वस्तु अपने कम सांद्रण पर प्रबल अपघटय की तरह व्यवहार करता है, परंतु अपने उच्च सांद्रण पर एक जगह इकट्ठा होकर कोलॉइड का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम एसोसिएट कोलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट है माइसीली। यह इम्पोर्टेंट है, इसे निश्चित रूप से याद रखें, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। जब एसोसिएट कोलॉइड एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कणों के समूह का निर्माण होता है, जिसे हम माइसीली कहते हैं। यानी कि जब एसोसिएट कोलॉइड एक जगह एकत्रित होगा तो कणों का समूह का निर्माण होगा, यानी ग्रुप का निर्माण होगा,
तो उसे हम क्या कहेंगे, माइसीली कहेंगे। अगर पूछा जाए कि माइसीली क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब एसोसिएट क्लोराइड एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कणों के समूह का निर्माण होता है, जिसे हम माइसीली कहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो वैसा अपघटय जो अपने आयनों में पूर्णतः विखंडित नहीं होता, उसे हम दुर्बल अपघटय कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल माइसेलिजेशन कंसेंट्रेशन यानी कि CMC। तो CMC क्या है, पूछ भी दिया जाता है। तो CMC क्या है देखते हैं। वह न्यूनतम सांद्रण जिसके ऊपर माइसेली का निर्माण होता है उसे हम CMC कहते हैं, तथा वैसा तापक्रम जिसके ऊपर माइसेली का निर्माण होता है उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर या क्रांतिक तापमान या तापक्रम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि CMC क्या है, तो इसका आंसर होगा वह न्यूनतम सांद्रण जिसके ऊपर माइसेली का निर्माण होता है उसे हम CMC कहते हैं, तथा वैसा तापक्रम जिसके ऊपर माइसेली का निर्माण होता है उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स बच गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। धन्यवाद।